तो चलिए बच्चों, फिर आप लोग के डाउट्स, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 check the relation for the frequency of vibration of a stretch wire. Under relations, the frequency is given n is equal to 1/2L into root over f by m. N is equal to 1/2L into root over f upon m, where n frequency, L length, f। एक्चुअली में यहाँ पर टी नोटेशन लिया और यहाँ पर अपन को f बाय, बच्चों थोड़ा टी कर लो, टी कर लो, टी टेंशन और m मास पर यूनिट लेंथ। तो हमको इस रिलेशन की करेक्टनेस चेक करना है। क्या है कि आप लोग को एक लास्ट चैप्टर रहेगा वेव्स, तो उसमें गिटार वायर होता है। वायर जो रहता है अपनी कीज पर टाइट रहता है, जब उस वायर को अपन थोड़ा सा भी स्ट्रेच करके छोड़ते तो वो ऑसिलेट करता है। तो पर सेकेंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? उस वायर में जो टेंशन है उस पर, उसके मास पर यूनिट लेंथ पर और वायर की लेंथ पर। आपने देखा होगा प्रैक्टिकली, यदि अपन गिटार वायर को यदि टाइट कर देते हैं कीज पर, टाइट करने से टेंशन बढ़ जाता है वायर में, और फिर थोड़ा सा भी यदि आप ऑसिलेट करते हो तो झन करके आवाज आती है। जो आवाज आती है ना, जो साउंड आता है, वो एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और यही फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? n, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट n मास पर यूनिट लेंथ पर। मास पर यूनिट लेंथ यदि ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब ये मास पर यूनिट लेंथ क्या चीज होती है भाई? ये फुल लेंथ है वायर की L और इस पूरे का मास है M, तो L लेंथ का मास M, तो इसकी यूनिट लेंथ, इसका मास हो जाएगा M बाय L। तो यहाँ जो स्मॉल n बोला गया है मास पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब n बाय L। तो आप जरा सोचो, यदि ये यूनिट लेंथ का मास कम रहेगा, कब कम रहेगा? जब वायर एकदम थिन रहेगा, पतला वायर रहेगा। इसलिए तुम लोग देखो गिटार में, जो वीणा में, वायलिन में जो वायर रहता है बहुत थिन रहता है, उसकी यूनिट लेंथ का मास बहुत कम रहता है। आप जरा इमेजिन करो, उस गिटार वायर को निकाल दो और उसकी जगह जो बाहर एमपीबी के वायर जाते हैं जिसमें से करंट फ्लो करता है, उसको लगा दो और फिर ऑसिलेट करवाओ। फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो बहुत कम हो जाएगी, वायर हिलेगा ही नहीं पर सेकंड। क्यों? क्योंकि उसकी यूनिट लेंथ का बहुत ज्यादा मास रहेगा। तो डेफिनेटली मास यदि ज्यादा रहेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, वो ऑसिलेट नहीं करेगा, आपको साउंड नहीं सुनाई देगा। इसलिए उसमें थिन वायर यूज करते ताकि मास पर यूनिट लेंथ काफी कम रहे। तो ये तो मैं आपको इतना समझा रहा हूं, इतना समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये सब बातें डिस्कस करने की है वेव्स में, वहां आप समझोगे, क्योंकि वहां पर वेव प्रोड्यूस होती है। तो अभी तो फिलहाल आपको इसको करेक्टनेस पर चेक करना है, और m फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, m0 L0 t-1, बल्कि मैंने टेबल में आपको लिखवाया है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। L लेंथ ऑफ ए वायर, नो डाउट L रहेगा। टेंशन मतलब फोर्स होता है, जो वायर में फोर्स प्रोड्यूस होगा वो, और फोर्स का जो होता है फॉर्मूला T इज इक्वल टू टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू फोर्स, m/L/t-2। अब बचा स्मॉल m, मास पर यूनिट लेंथ, तो मैंने अभी समझाया।
मास पर यूनिट लेंथ होता है m by l, m l minus 1 t to the power 0। तो ये सब हुआ। अब करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं अपन? तो भाई LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा m0 l0 t minus 1। फिर राइट हैंड साइड 1/2l into root over t by l। मैंने पहले बताया 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको आप MLT के टर्म्स में थोड़ी एक्सप्रेस करोगे, निगलेक्ट कर दो। 1/l l minus 1 root over tension m l t minus 2, small m mass per unit length n l minus 1, m कैंसिल, और इस तरीके से इज इक्वल टू l minus 1। ये l minus 1 न्यूमरेटर में आएगा तो l स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट ओवर l स्क्वायर t minus 2, l minus 1 into l t minus 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे, फिर ये l को कैंसिल कर देगा t minus 1, मतलब कुल मिलाकर m0 l0 t minus 1 LHS is equal to RHS, और ये करेक्ट है। हो गया चेक। ये था 15। इसके बाद आपने पूछा मुझसे क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 जो है वो है बॉडी मास स्मॉल m hung at one end of the spring executes simple harmonic motion। The force constant of spring is k while period of vibration is capital T। Prove by dimensional method that the equation T is equal to 2 pi into m by k is incorrect and derive the correct equation। तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन में ये दो क्वेश्चन है। एक तो आपको बोल दिया गया है कि पहले इनकरेक्ट प्रूफ करो और फिर उसका करेक्ट रिलेशन डिराइव करो। तो पहले अपन इनकरेक्ट देखते हैं, t is equal to 2 pi m by k, इसको इनकरेक्ट प्रूफ करते हैं। बच्चों ये एक्चुअली में वर्क पावर एनर्जी जब आप पढ़ोगे तब आएगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो स्प्रिंग होता है, यहां से यदि आप किसी मास को सस्पेंड कर दो और यहाँ पर इंडिकेटर है, इसको पकड़कर खींच दोगे तो डेफिनेटली अपनी मीन पोजीशन, मान लीजिए यहाँ पे स्केल लगा है, ये स्केल का 0 है, तो ये अप एंड डाउन क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड ये जो मास है उस पर डिपेंड करता है और के पर। अब कैसा डिपेंड करता है, यदि ये अपन ने चेक किया और करेक्ट आ गया तो इसका मतलब t is directly proportional to m and t is inversely proportional to k। लेकिन जैसा क्वेश्चन दिख रहा है तो पक्का है ये तो नहीं आएगा। तो चेक करते हैं पहले अपन। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर t टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड आपको पता है इज इक्वल टू कैपिटल T, टाइम मतलब टाइम पीरियड, m मास सस्पेंडेड मास कैपिटल M, K स्प्रिंग कांस्टेंट, इसी को फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। और जो मैंने आपको टेबल बनवाई हुई है उसमें आप देखिए इसका फॉर्मूला डिराइव करवाया है। आपको रिलेशन बताया था स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। तो MLT माइनस 2 अपॉन L, LL कैंसिल, तो L L0 T माइनस 2 ये आया था आपका। अब LHS देखो, तो LHS में तो आपका L है, सॉरी T है, और RHS देखो 2 पाई m by k
2 पाई को निगलेक्ट कर दो, कांस्टेंट है, स्मॉल m के लिए कैपिटल M हो गया और k स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया m L0 t minus 2 mm कैंसिल, कुल मिलाकर t स्क्वायर। तो मतलब LHS is not equal to RHS, that means the given relation it is incorrect। मतलब टाइम पीरियड जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है और ना ही k के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या सही है देखते हैं। तो सेकंड पार्ट ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब लेट t is equal to constant c m to the power a k to the power b। जनरली अपन कांस्टेंट k लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर k ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है कि स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो चलिए ठीक है, अपन कांस्टेंट k नहीं लेते, अब c ले लेते हैं। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर जैसा डायमेंशनल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करते कर दीजिए, m0 L0 t1 कांस्टेंट c m to the power a spring constant nt minus 2 nt minus 2 to the power of b। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब m to the power 0 n to the power 0 t to the power 1 constant c m to the power a into n to the power b means m to the power a plus b and t to the power minus 2b। तो चलिए लेंथ तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, छोड़ो। मास की डायमेंशन इक्वेट करो, तो मास की डायमेंशन यहाँ पर a प्लस बी दिख रही है, यहाँ पर 0। इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है a इज इक्वल टू माइनस बी। और टाइम की डायमेंशन यहाँ 1, यहाँ माइनस 2b, मतलब माइनस 2b इज इक्वल टू 1। इसका मतलब b इज इक्वल टू माइनस हाफ। जब b की वैल्यू माइनस हाफ है तो a की वैल्यू हो जाएगी प्लस हाफ। इसका मतलब a इज इक्वल टू प्लस हाफ। ये a की वैल्यू आ गई। जब a और b की वैल्यूज आ गई तो इनको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो बाय इक्वेशन 1 t इज इक्वल टू c m to the power a 1 by 2 k to the power minus 1 by 2 b की वैल्यू, मतलब t is equal to constant c m to the power half upon k to the power half, मतलब t is equal to c into root over m by k। इसका मतलब जो टाइम पीरियड हमको क्वेश्चन में दिया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, वो नहीं होता है, बल्कि क्या होता है टाइम पीरियड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m and time period it is inversely proportional to root k। ये रिलेशन बचा कांस्टेंट। तो आपको मैंने लिखवाया हुआ है कि डायमेंशनल एनालिसिस की ये लिमिटेशंस है कि इसकी हेल्प से हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो जब अपन ऑसिलेशन चैप्टर पढ़े, सॉरी स्प्रिंग वर्क और एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे, तब आपको देखने मिलेगा टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा, एक्चुअली में डिराइव तो वही होता है यार, सॉरी यार, ऑसिलेशन में। तो वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर m बाय k। कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई आती है, पर यहाँ नहीं फाइंड कर सकते बच्चों। तो हमारे को करेक्ट रिलेशन ये मिलेगा और यही हमारा आंसर होगा। हालांकि आंसर में यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर m बाय k लिखा है, वहां पर कांस्टेंट जो 2 पाई मेंशन था उसके बेसिस पर लिख दिया उन्होंने। आप भी चाहें तो लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर m बाय k। ये पहले इनकरेक्ट प्रूफ करा अपन ने, फिर करेक्ट प्रूफ किया। एक और तरीका हो सकता था, पहले ही अपन करेक्ट प्रूफ कर देते, करेक्ट रिलेशन निकालते, तो ऑटोमेटिक वो पिछला वाला इनकरेक्ट कहलाता। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इनकरेक्ट आप पहले उसको मतलब करेक्टनेस उसकी चेक करो। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अपन ऐसे करेंगे।
नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 check the correctness of the following equations. First, s is equal to half gt square. Second, v is equal to root over t by m. Third, lambda is equal to h upon m into न्यू को मैं n बना देता हूं. सॉरी, m इंटू l, ये जो है वेलोसिटी है, m इंटू v. फोर्थ, half m into v square is equal to mgh, where symbols have their usual meanings. बहुत गलत बात है, सिंबल्स के मीनिंग बोल रहे हैं आपको पता, जबकि ऐसा नहीं बताना चाहिए था. चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं इसमें. तो सॉल्यूशन 1, s is equal to half gt square. अब बच्चों इसमें तो क्या है कि ये इक्वेशन में तो आपको पता है s डिस्टेंस है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और t टाइम है. आप चाहो तो इसको यही कर सकते हो. s के लिए l और राइट हैंड साइड हाफ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर. तो l इज इक्वल टू हाफ को नेग्लेक्ट कर दो, ये हो जाएगा l t माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर t टू द पावर 0 मींस l इज इक्वल टू l. इसका मतलब LHS इज इक्वल टू ऑफ RHS. तो ये तो अपन ने देखा करेक्ट हो गया भाई, करेक्ट प्रूफ कर लिया और करेक्ट है भी. ये एक्चुअल इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन यदि डायमेंशन एनालिसिस के बेसिस पर बोलोगे तो ये भी करेक्ट है. मतलब कोई बॉडी ऐसे मूव करेगी जैसे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0. यदि रेस्ट से स्टार्ट करेंगे तो उसका इक्वेशन यही हो जाएगा s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. फिर सेकंड, v इज इक्वल टू रूट ओवर t बाय m. एक्चुअल में ये वही जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा था फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, गिटार वायर का, वो यहाँ पर वेलोसिटी से रिलेटेड आ गया. यहाँ पर v जो है वो वेलोसिटी ऑफ वेव है, वेलोसिटी, और ये रहेगा lt माइनस 1. t टेंशन होता है, टेंशन मतलब फोर्स, और फोर्स का आपको पता है m l t माइनस 2, और स्मॉल m मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, और इसलिए इसका हो जाएगा m बाय l. वैसे इनको ये सब देना चाहिए थे सिंबल्स के. अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू m0 lt माइनस 1, और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू रूट ओवर t बाय m. t हो जाएगा टेंशन mlt माइनस 2, मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा m बाय l, mm कैंसिल, तो रूट ओवर l स्क्वायर t माइनस 2, फाइनली lt माइनस 1. इसका मतलब m0 lt माइनस 1, ये भी m0 lt माइनस 1. तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS. फिर नेक्स्ट LHS इज इक्वल टू RHS. फिर थर्ड, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v. लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v. यहाँ पर लैम्डा बच्चों होता है वेवलेंथ ऑफ वेव, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास ऑफ पार्टिकल एंड v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल.
लाइट एक्चुअल में ड्वेल नेचर की है। लाइट केवल वेव से नहीं बनी है, वेव के फॉर्म में नहीं मूव कर रही है, बल्कि पार्टिकल्स भी चलते हैं साथ में। मतलब एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में, जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं उनको बोलते हैं फोटॉन। तो लाइट फोटॉन के फॉर्म में मूव करती है। फोटॉन को बोलते थे पार्टिकल, और जब वो चलते तो उसी से वेव भी एसोसिएट हो जाती है। मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा माना जाता है कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर की है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो यहाँ पर लैम्डा जो है वो है वेवलेंथ ऑफ वेव, h प्लैंक्स कांस्टेंट, और m मास ऑफ पार्टिकल एंड v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो इसलिए LHS यदि आप लोगे, या अभी थोड़ा लिखूं इसको, लैम्डा वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब है लेंथ ऑफ वन वेव। जैसे ये वेव है तो यहां से यहां तक, एक्चुअल में वेव्स में आप पढ़ोगे इसको पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। जब वेव चलती है तो जो मैक्सिमम हाइट पे पॉइंट होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। या सिंपल इसको वन वेव मानते हैं, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ वन वेव। तो वेवलेंथ का मतलब लेंथ ऑफ वन वेव। लेंथ को आप किसमें मेजर करोगे? एल में। फिर h प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकलवाया था, टेबल में है। E इज इक्वल टू एच न्यू, E एनर्जी, h प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी। तो कुल मिलाकर प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी के लिए ml स्क्वायर t माइनस 2, फ्रीक्वेंसी का था t माइनस 1। आप देखें टेबल में है आपके पास, तो h का हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 1, ml स्क्वायर t माइनस 1। फिर नेक्स्ट है m मास, मास तो कैपिटल M, और v वेलोसिटी, वेलोसिटी lt माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू m0 l t0। राइट हैंड साइड h अपॉन m इंटू v, h m l स्क्वायर t माइनस 1, मास m, वेलोसिटी lt माइनस 1। mm कैंसिल, ll कैंसिल, t माइनस 1 पूरा कैंसिल, तो फाइनली बचा l। तो फिर से आपने प्रूव कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया, ये भी करेक्ट है। अब लास्ट है O हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। एक्चुअली में यहां पर ये लिखा है हाफ mv स्क्वायर बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और mgh को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये अपन देखेंगे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में। पर अभी फिलहाल LHS इज इक्वल टू हाफ m इंटू v स्क्वायर, हाफ मास m, हाफ को निगलेक्ट कर दीजिए, मास के लिए m, और वेलोसिटी lt माइनस 1 स्क्वायर, तो m l स्क्वायर t माइनस 2, m l स्क्वायर t माइनस 2। अब राइट हैंड साइड mgh, m मतलब मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टेबल में है आपके पास, मैंने लिखवाया lt माइनस 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, और h हाइट, तो लेंथ l। तो इस तरीके से m l स्क्वायर t माइनस 2 मतलब LHS इज इक्वल टू ऑफ RHS। तो ये चारों इक्वेशंस जो है उनकी करेक्टनेस हमने चेक कर ली है।
तो क्वेश्चन नंबर 18, check the correctness of the following equation. Y is equal to mgl upon pi r square into small l, where y is the Young's modulus of the material of wire, l length, r radius, and g weight, and small l change in length. Y is equal to mgl upon pi r square into small l. तो बच्चों इस क्वेश्चन में यहाँ पर पाई की जगह फाई लिखा है, जो गलत है, पाई होना चाहिए। हालांकि वो फाई लिखे या पाई, दोनों का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट है ये 3.14, इसकी वैल्यू इसको एमएलटी के टर्म्स में अपन नहीं शो करते। करेक्टनेस चेक करना है। एक्चुअली जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना इलास्टिसिटी, तब इस इलास्टिसिटी में ये फॉर्मूला आता है। यहाँ पर y को अपन बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जैसे जब कोई वायर होता है, उस पर जब हम वेट सस्पेंड करते हैं, तो इस वेट की वजह से एक्चुअली में लेंथ इंक्रीज होती है, लेंथ इंक्रीज होती है। और जब वेट को अपन हटा लेते हैं, तो ये वायर जो है वो अपनी ओरिजिनल लेंथ रिगेन करता है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी रिगेन देयर ओरिजिनल लेंथ आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ऐसी डेफिनेशन है। प्रैक्टिकली मैं तुमको बता दूं ये समझाने के लिए कि जैसे कोई ब्रिज है, अब पूरा ये जो ब्रिज है मान लीजिए गर्डर का है, आयरन गर्डर्स, और उसके ऊपर रेल ट्रैक है, रेल पास होती है। अब रेल मतलब आपको पता है बहुत हैवी है, तो जब यहां पर से ट्रेन पास होगी तो निश्चित रूप से कुछ तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ब्रिज ऐसा हो जाएगा बहुत मामूली। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 0.00001 mm, बहुत मामूली। पर दिन भर में यदि इसी ट्रैक पर से यदि 100 ट्रेन पास हो रही हैं, और हर ट्रेन के पास होने से मान लीजिए लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, और ऐसा यदि साल भर होता रहे, तो डेफिनेटली ये तो पूरा शेप ऐसा जाएगा, ट्रेन ऐसी जाएगी फिर ऐसे। तो आपने प्रैक्टिकली देखा ऐसा शेप नहीं आता, बल्कि हॉरिजॉन्टल ट्रैक बना रहता है। किस वजह से? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से। जब ये यहां से ट्रेन पास होती तो कुछ मामूली लेंथ तो इंक्रीज होती है, लेकिन जब ट्रेन चली जाती है तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ रिगेन कर लेता है। जिस प्रॉपर्टी की वजह से रिगेन करता है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ये डिटेल में पढ़ेंगे अपन वहां पर। तो ये जो फॉर्मूला है उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर एनजी जो है वो सस्पेंडेड, एम सस्पेंडेड मास है, एनजी सस्पेंडेड लोड है, एल जो है वो ओरिजिनल लेंथ ऑफ ए वायर। मान लीजिए वायर की ओरिजिनल लेंथ है 2 मीटर, तो वो, और आर जो है उस वायर का रेडियस, और स्मॉल एल जो है वो चेंज इन लेंथ है। तो यहां पर करेक्टनेस चेक करना है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड y, या चलिए आपको पहले लिख देता हूं y यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यदि आप देखें तो मैंने आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करवाया है, टेबल में है आपके पास। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो स्ट्रेस का होता है, और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर, 1 एल कैंसिल, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। आप देख सकते हैं आपके पास टेबल जो मैंने बनवाया है उसमें है। यहां पर एम आपको मालूम है सस्पेंडेड मास, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो एक्सेलरेशन का होता है। एल ये होता है ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर और इसका एल आएगा। आर रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो वायर है ना उसका क्रॉस सेक्शन, वायर को आप ऐसा कट कर दोगे तो जो सेक्शन दिखाई देता है उसका रेडियस सर्कुलर रहता है। रेडियस को आप लेंथ में मेजर करोगे, रेडियस एल, और स्मॉल एल चेंज इन लेंथ, इसको भी आप एल में ही मेजर करोगे, नोटेशन एल यूज करोगे क्योंकि मैंने आपको समझाया पहले भी। कोई वायर है उसकी ओरिजिनल लेंथ 3 मीटर है, आपने पकड़कर खींच दिया, न्यू लेंथ 5 मीटर हो गई। आपसे पूछा जाए बताओ चेंज इन लेंथ, तो आप बोलेंगे 5 मीटर माइनस 3 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। तो चेंज इन लेंथ की यूनिट आपने क्या यूज की, मीटर। ओरिजिनल लेंथ की भी क्या यूज की थी, मीटर। तो इसलिए डायमेंशनली दोनों लेंथ के टर्म्स में मेजर की जाएंगे। अब करेक्टनेस चेक करना है तो आप कर सकते हो, LHS ले लो। तो LHS पर y है, y का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने लिखा है m l माइनस 1 t माइनस 2। RHS ले लीजिएगा, RHS क्या है, mgl अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू स्मॉल l। m की जगह m आएगा, g की जगह lt माइनस 2 आएगा, l आएगा, पाई को निगलेक्ट कर दीजिए, ये l स्क्वायर और l। और फिर आप देखिएगा यहां पर l स्क्वायर ये कैंसिल, तो m l माइनस 1 t माइनस 2, क्या जाएगा, m l माइनस 1 t माइनस 2। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू ऑफ RHS। तो इस तरीके से हम लोग करेक्टनेस चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। S is equal to half R into H into rho into of G, where S is the surface tension of a liquid, H is the height of liquid in a capillary tube, D is the density of liquid, and R is the radius of a tube। ये नोटेशंस बताएं आपको। तो बच्चों आप लोग को एक चैप्टर है फ्लूइड प्रेशर एंड सरफेस टेंशन। तो व्हाट इज सरफेस टेंशन? द प्रॉपर्टी of a liquid by virtue of which it acquire the minimum possible surface area is called surface tension। ऐसा अपन डिटेल में देखेंगे। आप देखते हो हमेशा ड्रॉप कैसी रहती है, स्फेरिकल रहती है। तो लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि उसके, और आपको पता है ड्रॉप स्फेरिकल है और सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है, स्फीयर का। तो किसी भी लिक्विड की जो टेंडेंसी होती है कि उसका जो सरफेस एरिया मिनिमम रहे, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो एक एक्सपेरिमेंट होता है इससे रिलेटेड, उसमें एस सरफेस टेंशन है, कैपिलरी ट्यूब ली जाती है, मतलब ऐसी ट्यूब जिसमें लिक्विड ऐसा राइज कर जाता है। कभी आप देखें कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं ना, तो जब स्ट्रॉ डालते तो उसमें कुछ हाइट तक कोल्ड ड्रिंक अपने आप चढ़ जाता है, उसको बोलते हैं कैपिलरिटी। तो यहाँ पर ये R जो है इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, H इसमें जो लिक्विड राइज किया है वो हाइट है, H इस लिक्विड की डेंसिटी और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमको करेक्टनेस चेक करनी है। तो हमको जब करेक्टनेस चेक करनी तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, हमको सिंपल LHS लेना है, या पहले S क्या है यहाँ पर, सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन का
डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको डेराइव करवाया, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ mlt माइनस 2 अपॉन l m l0 t माइनस 2, ये डेराइव करवाया। बाकी जहां तक बचा तो r हो गया रेडियस, और रेडियस को आप लेंथ के टर्म्स में लेंगे, मेजर करेंगे। h होता है हाइट, हाइट को भी लेंथ के टर्म्स में लेंगे। रो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी होता है ml माइनस 3, मैंने लिखवाया आपको। बचा g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये आप लिखेंगे lt माइनस 2। अब चेक कर लें, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू s, और s इज इक्वल टू m l0 t माइनस 2, m l0 t माइनस 2। RHS, तो RHS इज इक्वल टू, हाफ को निगलेक्ट कर दीजिए, बचेगा R इंटू H इंटू रो इंटू ऑफ G। अब R के लिए हो जाएगा L, H के लिए जाएगा L, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ml माइनस 3, और G LT माइनस 2। यहां से सब सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉल्व करके देखिए, तो ये जाएगा m l इंटू l, l क्यूब इज l टू द पावर माइनस 3 से कैंसिल, केवल बचेगा t माइनस 2, तो mt माइनस 2, LHS इज इक्वल टू ऑफ RHS। तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद मुझसे आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 20 भी अपन कर सकते हैं यहां पर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20, शो दैट एक्सप्रेशन h is equal to k s upon r into rho into g for ascent h of a liquid of a surface tension s and density d in a capillary tube and radius r is dimensionally correct। इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम है, सब कुछ वही बोला गया है। आपको बोला गया है h is equal to k s upon r into rho into g, इसकी करेक्टनेस चेक करना है। बाकी जो नोटेशन यूज किए गए हैं वो सेम है। तो LHS is equal to h height is equal to m0 l t0, और RHS is equal to constant k s upon r into rho into of g। कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर दीजिए। सरफेस टेंशन s, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में mt माइनस 2 था, रख दीजिए mt माइनस 2, रेडियस l, डेंसिटी ml माइनस 3, g lt माइनस 2। तो इसको चेक कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, mm कैंसिल, t माइनस 2 कैंसिल, l इंटू l स्क्वायर इंटू l माइनस 3 मतलब l माइनस 1, ऊपर गया तो l, तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू ऑफ RHS। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। The velocity v of a particle depends upon the time t according to the equation v is equal to at plus b upon t plus c। Write the dimensions of
A, B एंड C। तो इसमें बच्चों आपको एक बात समझ जाना चाहिए कि जब भी हम ऐड करते हैं तो सेम यूनिट्स को ऐड करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसकी यूनिट भी सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई रॉड है, इसकी लेंथ है मान लीजिए 1 मीटर और इसमें एक और रॉड है जिसकी लेंथ है 2 मीटर और आपने इसको वेल्ड कर दिया। अब आपसे पूछा जाए बताइए टोटल लेंथ कितनी हो गई, तो 1 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 3 मीटर। तो आप यहां पर ध्यान दें कि जब भी ऐड करते हैं तो सेम यूनिट्स को ऐड करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसकी यूनिट भी सेम होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 मीटर लॉन्ग रॉड थी, इसमें हमने 2 kg रॉड को और ऐड कर दिया तो टोटल जो होगा वो 3 लीटर हो जाएगा। ऐसा थोड़ी बोलते हैं भाई 1 मीटर प्लस 2 kg इज इक्वल टू 3 लीटर। ये क्या चल रहा है भाई, ऐसा गलत है। जब आप ऐड करते हैं तो सेम यूनिट को ऐड करोगे और जो रिजल्ट आएगा उसकी भी यूनिट सेम रहेगी। मतलब 1 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 3 मीटर, ये करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से पूरी रॉड यदि 3 मीटर की थी, इसमें से यदि आपने 1 मीटर रॉड को कट कर दिया तो कितना बचेगा, तो 3 मीटर माइनस 1 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी यूनिट सेम होनी चाहिए और जो रिजल्ट आता है उसकी यूनिट भी सेम होती है। ऐसा नहीं बोलोगे 3 मीटर माइनस 1 kg इज इक्वल टू ऑफ 2 लीटर, ये क्या है। तो हमेशा जब ऐड करते हैं तो सेम, जैसे 30 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड और इंक्रीज कर दी तो 30 में 10 और ऐड की तो 40 मीटर पर सेकंड। ऐड किसको करोगे, मीटर पर सेकंड और जो आएगा रिजल्ट उसकी यूनिट भी सेम। तो बिल्कुल क्वेश्चन ये जो आपका 21 से लेके 25 तक के जो क्वेश्चन है वो सिंपल इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले सी का फाइंड कर सकते हो। जो सी की यूनिट होगी वही टी की यूनिट होगी। इसका मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला सी का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला टी का होगा। देखो सेम को ऐड करते हो ना, तो इसलिए C इज इक्वल टू m0 l0 t1, ये आ गया। ऐसे ही जो यूनिट b बाय टी प्लस सी की होगी वही यूनिट at की होगी और वही वेलोसिटी की होगी। ऐड कर रहे हो, या जो डायमेंशनल फॉर्मूला b अपॉन टी प्लस सी का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला at का होगा, वही v का होगा, वेलोसिटी का। अब आपको क्लियर यहाँ पर b अपॉन टी तो टी आ जाएगा और c आपने अभी t निकाला था और वेलोसिटी आपको पता है lt माइनस 1, तो b अपॉन 2t, 2t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू lt माइनस 1, तो b इज इक्वल टू 2 छोड़ दीजिए, कांस्टेंट है न्यूमेरिकल वैल्यू है छोड़ दीजिए, t और t माइनस 1 कैंसिल तो l। इसका मतलब b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो l का आएगा, राइट। नेक्स्ट बचा आपका 8a, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ at इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। अब at में a इंटू t और वेलोसिटी lt माइनस 1, तो a इज इक्वल टू lt माइनस 1 अपॉन t मींस a इज इक्वल टू lt माइनस 2। यहां पर इस क्वेश्चन में हमको डायमेंशंस बताना था, ठीक है। तो a का डायमेंशन हो गया lt माइनस 2, b का हो गया l और c का भी हो गया t। नेक्स्ट सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 है।
इसमें x इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर बोला है, वेयर x इज इन मीटर, t in second, a and b are constant, determine the units of a and b. यूनिट्स, अरे यूनिट्स निकालना तो पहले डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो। तो क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर, और क्वेश्चन में बोला वेयर x इज इन मीटर, मतलब लेंथ में मेजर कर रहे हैं, तो इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 80 इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x, तो a into t, t टाइम है और x हो जाएगा l, तो a इज इक्वल टू lt माइनस 1, तो यूनिट हो जाएगी a की मीटर सेकंड टू द पावर माइनस 1। भाई x को, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में। फिर ऐसे ही डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ bt स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x, हो जाएगा b इंटू टी स्क्वायर, x हो जाएगा l, तो b इज इक्वल टू l अपॉन टी स्क्वायर lt माइनस 2, और इसमें यूनिट हो जाएगी bt मीटर इंटू सेकंड टू द पावर माइनस 2। तो ये आंसर्स होंगे। ये हो गया 22। सेम 23rd करना है, सेम इसी तरीके से 23rd v is equal to 80 square plus bt plus c plus bt plus c। सेम ऐसे करोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v is equal to डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 80 स्क्वायर, या पहले 80 स्क्वायर इज इक्वल टू कर लो 80 स्क्वायर इज इक्वल टू v, तो a इज इक्वल टू v बाय t स्क्वायर, तो v हो जाएगा lt माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू l t माइनस 3। ऐसे ही आप bt के लिए कर लीजिए, bt is equal to v into t is equal to lt minus 1, तो b is equal to lt minus 2, lt minus 2, b is equal to lt minus 2। नेक्स्ट, ऐसे c का जो होगा वो तो डायरेक्ट v हो जाएगा, c is equal to v, मतलब c is equal to lt minus 1। डायमेंशनल फॉर्मूले आ गए हैं। वैसे यदि आपको क्वेश्चन में क्या यूनिट पूछा है, क्या पूछा है, हाँ यूनिट पूछा है, तो यूनिट निकाल लीजिएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड में, मतलब लेंथ को मीटर में मेजर कर रहे हैं, वो टाइम को सेकंड में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर सेकंड टू द पावर माइनस 3, ये हो जाएगा मीटर सेकंड टू द पावर माइनस 2, और ये हो जाएगा मीटर सेकंड टू द पावर माइनस 1। फिर लास्ट बच्चों आप लोगों ने मुझसे 25 पूछा है, वो भी सेम ऐसा ही है, s इज इक्वल टू a को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 80 प्लस ab प्लस ct स्क्वायर, तो इसमें क्या है, ct स्क्वायर, तो पहले 80 इज इक्वल टू s, a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a इंटू t इज इक्वल टू s, डिस्टेंस तो l, तो a इज इक्वल टू lt माइनस 1। फिर सेकंड, s इज इक्वल टू ab, s l है, ab lt माइनस 1 है, इंटू ऑफ b, l कैंसिल, 1 by dt is equal to of t। और थर्ड, ct स्क्वायर is equal to of s, तो ct स्क्वायर is equal to l, मतलब c is equal to lt minus 2।
तो बच्चों ये आपके डायमेंशनल एनालिसिस के पूरे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट। ठीक है।